ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी तक कुषाण, शक और पहलो या पार्थियन जो साम्राज्य थे उनको देखा। आज का अपना टॉपिक रहेगा संगम युग। संगम युग का अगर हम शाब्दिक अर्थ साधारण सा देखें तो संगम का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। जैसे दो नदियों का संगम, लोगों का संगम। तो ऐसे ही दक्षिण भारत में एक संगम युग हुआ है। और वो जो संगम युग का क्षेत्र है फ्रेंड्स, अगर हम अपना ये पेनिनसुला एरिया देखें तो ये जो क्षेत्र है इसमें से ये जो अपना केरल का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया और थोड़ा ये आंध्र का क्षेत्र हो गया। तो ये वाले क्षेत्र में हमें चोर, चेल, पांड ये जो शासक हैं ये यहाँ पर हमें मिलते हैं और इन्हीं के टाइम पे ये संगम काल आया है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो एक प्रकार से होता है संगोष्ठी, लोगों का मिलना। तो तमिल कवि एवं विद्वान एक साथ एकत्र होते थे जिसे संगम नाम से जाना जाता था। तो और उस संगम में प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष रखता था, मतलब उस सभा के समक्ष रखता था। और रखने के बाद में अगर उसे स्वीकृति मिल जाती थी तो उसको फिर प्रकाशित करने की यानी पब्लिश करने की अनुमति दे दी जाती थी। तो कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रसु यानी अप्पार ने किया था। तो ये संगम का जो नाम है, ये संगम जो रखा गया तो ये 7वीं शताब्दी में रखा गया था नाम। ये परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। मतलब कि संगम सभाएं जो हुई वो कितनी हुई? 3 हुई। इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से संज्ञा दी जाती है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला भाग है इसमें से पत्थु पात्तु, दूसरा भाग है इसका इत्थु थोकय और तीसरा भाग है इसमें पादिनेन कील कनकु। तिरुवल्लूर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय में त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 3 संगीतियाँ हुई, यह कहें कि 3 सम्मेलन हुए, उनके यहाँ पर संगमों के नाम, स्थान, अध्यक्ष और संकलन जो किया गया उस समय उनके यहाँ पर विवरण दिए गए हैं। जैसे कि जो पहला संगम हुआ यानी कि प्रथम संगम हुआ तो उसका स्थान क्या था? मदुरा में हुआ, जो कि वर्तमान में जो वो जगह थी वो ये माना जाता है कि समुद्र में अब डूब चुकी है। इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये माना जाता है कि जो शिव जो अवतरित हुए हिमालय में तो उन्होंने 7 ऋषियों को शिक्षा दी। तो 7 ऋषियों में से एक ये अगस्त ऋषि थे जो कि दक्षिण भारत की ओर धर्म प्रचार के लिए गए। तो ये माना जाता है कि ये जो अपना विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी को लांघ के वो गए थे। और ये माना जाता है कि विंध्य पर्वत तब से अपनी ऊंचाई बढ़ाना छोड़ दिया जब से कि ये वापस होके नहीं आए। तो ऐसी एक दंत कथा है। तो ये माना जाता है कि अगस्त ऋषि जो थे वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत धर्म प्रचार के लिए गए थे। और प्रथम संगम जो समय था उसके अध्यक्ष भी यही थे। इस समय जो संकलन किया गया था वो था अकट्टियम, परिपदाल, मदुनारय, मुदुकुरुकु तथा कलारी अभिरय। तो इनमें से ये साहित्य उस समय संकलित किए गए थे प्रथम संगम में, लेकिन वर्तमान में कोई भी ये साहित्य जो है वो उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम जो है ये कपाटपुरम यानी कि अलैवाई में हुआ था, जो कि समुद्र में विलीन हो चुका है। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त मुनि ने की थी। इस समय जो ग्रंथ इकट्ठा किए गए उनमें से हैं तोलकाप्पियम। ये तोलकाप्पियम जो है ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार हैं वो तोलकाप्पियर हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसमें से तीसरा संगम जो हुआ वो मदुरा में हुआ और इसके नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे। और इस समय जो संकलन किया गया वो था निंदुन थोकई, कुरुन थोकई, नत्रिनई, एनकुरु, भूरु, परिपादल, कुथु, वरी,
और पेरिसय तथा सित्रिसय आदि ये जो ग्रंथ हैं उस समय संकलित किए गए। इनके नाम थोड़ा सा कठिन है, आप थोड़ा सा इनको मेमोराइज करके रखें। बाकी ये जो तोलकापियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करके रखें। ये दूसरी संगीति में या दूसरे संगम में लिखा गया था तोलकापियर के द्वारा। इलंगो कृत शिल्पाधिकारम ये महत्वपूर्ण है। एक इलंगो अदिगल भी इनका पूरा नाम है, इलंगो अदिगल। इन्होंने शिल्पाधिकारम नाम का एक मतलब रचना की थी जो कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पत्तनम के, इसमें देखिए कहानी किसकी है, कोवलन और उसकी पत्नी कंडगी एवं एक नर्तकी माधवी की कहानी। एक्चुअली क्या है, इसकी कहानी ऐसी है कि कोवलन एक व्यापारी था, उसकी पत्नी जो थी वो कंडगी थी। कंडगी बहुत ही पतिव्रता मतलब स्त्री थी, लेकिन कोवलन जो है वो एक नर्तकी के प्रेम में पड़ जाता है जिसका नाम होता है माधवी। और इस माधवी के चक्कर में पड़ के कोवलन अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। इसके बाद में फिर अपनी पत्नी के पास जाता है। तो अब ये जो इसकी पत्नी होती है कंडगी, ये उसको अपना एक पैर का आभूषण देती है जिसे बेचने के लिए ये जाता है। और फिर लेकिन उसी तरह का आभूषण एक राजा की पत्नी का गुम हो चुका होता है, इस तरह की कहानी है। तो वहां पर इस कोवलन की मृत्यु मतलब उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो कंडगी अपने प्राण त्याग देती है और उससे उस पूरे मतलब राज्य का विनाश हो जाता है। ये कहानी है। तो ये कहानी जो है ये शिल्पाधिकारम में है और ये इलंगो अदिगल द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। जिस प्रकार से रामायण और इसकी कहानी है उसी तरह से इस कहानी को भी वहाँ लोग मानते हैं। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सत्यनार ने मणिमेखलय की रचना की। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखलय, और मणिमेखलय में भी कोवलन और कंदगी कोवलन और माधवी की पुत्री की कहानी, इसमें से प्रेम कहानी वर्णित है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्क देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्क देवर पहले चोल राजकुमार थे जो कि बाद में जैन हो गए थे। मतलब ये चोल राजकुमार थे जो कि जैन हो गए थे बाद में। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड का विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, जैसा कि हमने पेनिनसुला एरिया देखा था ये पूरा, तो अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व मतलब कि इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर चोल, और इस वाले क्षेत्र में जो कि आज केरल का क्षेत्र है यहाँ पर चेर, और इस बीच वाले क्षेत्र में पांडवों का राज्य था। तो इस प्रकार से चोल, पांड्य और यहाँ पर चेर थे। तो ये इस समय की वहाँ की इनकी स्थिति थी। संगम युग राज्य में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लूरू नदियों के बीच में स्थित था। इसका सबसे प्रतापी जो राजा है वो कारिकल था। कारिकल चोलों के उसमें से बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ है। कारिकल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पत्तन, एक ये पत्तन था, तो पुहार पत्तन का निर्माण इसी समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनान्नुपादे में कारिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल, देखिए चेरों का जो प्रांत था वो कहाँ पर था, केरल प्रांत में था। अभी हमने उसमें भी देखा था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा जैसे कि उदयनजीरल, ये लगभग 130 ईसा में हुए, नेंदुजीरल आदम ये 155 ईसा में हुए, एवं सेनगुट्टुवन ये 180 ईसा में हुए। सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। तो संगम में देखिए ये जो पांड था इसकी राजधानी क्या थी, मदुरा थी। और इसी मदुरा में हमने देखा कि वहां पर संगम हुए थे। तो ये उनकी राजधानी थी, किसकी, ये पांड्यों की। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन
लगभग जो कि 210 ईसा में सबसे मतलब शक्तिशाली राजा हुए थे। संगम युग में मंत्रियों को अमा-इच्चान या अमा-इच्चार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय में मन्नरम कहा जा मतलब राजा का जो न्यायालय होता था उसे क्या मन्नरम कहते थे। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। अगर कोई झूठ बोलता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। ये इतना कठिन उस समय का शासन था। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में मतलब कि जो कर था वो नगद में और अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था। संभवतः ये जो था ये उपज का 6वां भाग होता था। जो कर दिया जाता था 6ठा भाग होता था, लेकिन कभी कभी इसे बढ़ा भी दिया जाता था। व्यापारियों से चुंगी शुल्क ली जाती थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो कर की व्यवस्था थी काफी अच्छी थी। सेना चतुरंगिणी होती थी। चतुरंगिणी में देखो 4 अंग है ना, 4 अंग होते थे क्या, गज, अश्व, रथ और पैदल सिपाही। नगाड़ा बजाकर शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति जो पा जाते थे सैनिक, उनके सम्मान में पत्थर की मूर्तियां भी बनवाई जाती थी। पत्थर की मूर्तियां भी बनवाते थे एक्चुअली, और उनके मरने के स्थान पे जहाँ उनकी समाधियां बनती थी वहाँ पे पत्थरों को गाड़ा भी जाता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग करते थे। देखिए उस समय ये जल घड़ी का प्रयोग किया करते थे। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो कि उस समय के प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में जाने जाते थे, और इनको मारना सबसे मतलब बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन के जो लेकिन ब्राह्मण थे वो मांस का भक्षण करते थे, और वो मतलब सुरापान भी उस समय करते रहे होंगे। तो ये जो ब्राह्मण थे ये उस समय मांस भक्षण करते थे, सुरा भी मतलब कि शराब भी पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। बेल्लार वर्ग जो था वो कृषि कर्म में लगता था, मतलब कि वो जो किसान थे उनको बेलार कहते थे। इनकी स्थिति दूसरे नंबर की थी। पहले स्थिति किसकी थी, ब्राह्मण की थी। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था, और संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व के प्रमाण जो है नहीं मिलते, मतलब दास प्रथा संगम युग में नहीं थी। इसके साथ साथ में संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग थे जैसे कि पुलैयन। तो पुलैयन क्या होते थे कि दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा मतलब पशुओं के चमड़े से चटाई बनाता था या चारपाई बनाता था, उन्हें हम पुलैयन के नाम से जानते थे। एनियर जो होते थे वो शिकारियों की एक जाति होती थी जो कि शिकार करती थी, और मलवर लूटपाट करने वाली जाति वहां पर होती थी संगम काल में। तोलकाप्पियम नामक ये तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। मतलब विवाह एक संस्कार था। जिस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं तो उसमें ये विवाह भी एक संस्कार हुआ करता था। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है कि विवाह जो है वो 8 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह हो सकता है, दैव, आर्ष, प्रजापत, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। ये विवाह के उस समय 8 प्रकार प्रचलित थे। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी। उस समय प्रणय विवाह भी होते थे जिसे पंचतिणय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैंकिणय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिणय कहा गया है। संगम काल में चावल का जो खाद्यान्न था वो मुख्य था, मतलब कि चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता था। अभी आप जो नाम सुनते हैं सांभर, तो उस समय सांभर जो बनाया जाता था वो दूध में चावल डाल के पकाया जाता था, जिससे सांभर नामक एक खाद्यान्न बनता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाणर व बिडैलियर कहा गया है। तो ये जो नर्तकी और नर्तक थे जो कि घूम घूम के लोगों का मनोरंजन करते थे, इन्हें पाणर या बिडैलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस समय की जो स्त्रियां हैं वो सुशिक्षित होती थी। संगम काल में लोग जो है वो कौवे को बड़ा शुभ मानते थे। उसका कारण ये था कि वो ये जो पूरा पेनिनसुला एरिया था तो यहाँ मछुआरे ज़्यादा थे, मछली पकड़ने का काम करते थे,
और जो कौवा है वो उनको दिशा बताने का काम करता था। कौवे की जो सेंसिटिविटी थी वो इस रूप में थी कि मान लीजिए अगर वो समुद्र से यहाँ दूर भी चले जाते हैं तो कौवे को ये ज्ञात रहता था कि जो सागर है वो किधर है और जो स्थल है वो कहाँ पे। तो इसलिए ये अपने नाव में कौवे को ले जाते थे, जिससे उनको दिशा का ज्ञान आसानी से हो जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी की जाती थी। वही कि जहाँ पे समाधियाँ बनती थी लोगों की, वहाँ पे पत्थर गाड़ दिए जाते थे और युद्ध में जो सैनिक वीरगति को प्राप्त होते थे उसके लिए भी ये वीरगल या वीर प्रस्तर मुख्य रूप से गाड़े जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी वो कृषि कार्य में संलिप्त थी, कृषि कार्य वो करती थी। इन्हें कैडिसिविर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनकी सुविकसित वस्त्र उद्योग थे। और संगम का ये चोल काल जो था, चोल काल की सबसे एक बड़ी और विशेषता थी, वहाँ का जो ग्रामीण तंत्र था वो बहुत ही मजबूत था और वहाँ प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी, देखिए पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक अरिकामेडु चोल वंश का ये प्रमुख बंदरगाह था और इस बंदरगाह से रोम से व्यापार होता था उस समय भी। अब ये देखिए अपने यहाँ का जो व्यापार रोम से उस समय होता था, तो इसका मतलब है कि जो चोल थे इनकी जो मतलब जल में नाव भेजने की और उसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। 1945 ईसा में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का भी पता चलता है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी मिलता है। पेरिप्लस में अरिकामेडु को पेडोक कहा जाता था। पेरिप्लस या पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम से एक बुक है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जिसका मतलब नाम हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये जो किताब है ये हमें रोमन और भारत के चोल साम्राज्य से व्यापार को काफ़ी सुदृढ़ रूप में या काफ़ी अच्छे रूप में डिस्क्राइब करती है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार करने की विधि को खोज ली थी। तो देखिए इस समय का जो मिस्र का एक नाविक था जिसने ये जो पवन चलती हैं, पवन के बदलने की स्थिति को इसने जान लिया था, जिससे बड़े बड़े जहाज़ों को बहुत ही कम शक्ति लगा के ले जाया जा सकता था। तमिल देश का प्राचीन देवता जो है वो मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। और स्कंद कार्तिकेय जो हैं ये भी एक प्रमुख देवता हैं और कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। इनको कुमार नाम से भी जाना जाता है। मुरुगन का जो प्रतीक है वो मुर्गा होता है और इसके विषय में ये मानता थी कि ये पर्वत पे क्रीड़ा करने वाला है और इसका जो मतलब कि अस्त्र है वो क्या है, बर्छा होता था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों के रूप में माना गया है। तो फ्रेंड्स ये था संगम काल, जो कि पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसकी जो शब्दावलियां हैं वो थोड़ा सा टफ हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप सुने और इसकी कुछ मौलिक चीज़ें जो कि महत्वपूर्ण थी जिसे मैंने इंडिकेट भी किया है आप उसको ध्यान में रखें, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे का कंटेंट देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।